नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और कोरोना के खिलाफ जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस बीच कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। दवाओं को लेकर खास तौर पर ये दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिकवरी ट्रायल्स हुए हैं उसके मुताबिक जो नतीजे मिले हैं उस पर दवा के असर करने का दावा हो, या फिर भारत में एक नई दवा जिसको ग्लेनमार्क की तरफ से और बाकी सब कंपनियों की तरफ से शेयर करने की बात की जा रही है। कुल मिला के बहुत सारी दवाओं के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल में कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई हैं? इनका कितना असर पड़ेगा एक्चुअल में कोरोना के मरीजों पर, और इनके जो दावे किए जा रहे हैं कि ये अलग अलग दवाइयां जो है वो कोरोना की कारगर दवाएं हैं, उसके पीछे आधार क्या है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन सी दवाएं लेटेस्ट मार्केट में आई हैं जिनके बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना की असरदार दवाएं हैं। फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 4.25 लाख के पार जा चुकी है। तमाम देशों के साइंटिस्ट कोरोना की सबसे कारगर वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। जो दवाएं पहले से मौजूद हैं वो बहुत महंगी हैं। अब भारत ने इन दवाओं का जेनरिक वर्जन तैयार कर लिया है। इससे कोरोना से जंग में कुछ कामयाबी मिलने की उम्मीद है। देश की 3 बड़ी फार्मा कंपनियों ने इन दवाओं को लॉन्च किया है। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोरोना से मामूली रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फैबीफ्लू नाम से लॉन्च किया है। कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से दवा बनाने और बेचने की मंजूरी भी हासिल कर ली है। फेविपिराविर कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी पाने वाली देश की पहली दवा है। कंपनी की माने तो ये दवा 4 दिन में ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में सुधार करना शुरू कर देती है। फेविपिराविर 200 mg की एक गोली होगी जिसकी कीमत 103 रुपए होगी। वहीं 34 गोलियों के एक पत्ते का अधिकतम दाम 3500 रुपए होगा। एक और दवा जो दुनिया भर में कोरोना से इलाज में सबसे कारगर मानी गई है वो है रेमडेसिविर। अमेरिका के रेमडेसिविर को रामबाण माना गया है। रेमडेसिविर का ट्रायल अमेरिका, यूरोप और एशिया के 7 सेंटर्स में 1063 मरीजों पर किया जा चुका है। ट्रायल में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों पर दवा ने बेहतर रिकवरी करने में मदद की। इसमें से अधिकतर मरीज ऑक्सीजन पर थे। वहीं रेमडेसिविर दिए जाने वाले मरीजों में मृत्यु दर 7.1% रही। अमेरिका की गिलीड साइंसेस कंपनी रेमडेसिविर की पेटेंट होल्डर है। गिलीड साइंस ने भारत में सिप्ला और हेट्रोलैब्स के साथ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग अग्रीमेंट किया है। सिप्ला ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन सिप्रेमी लॉन्च भी कर दिया है, जो 100 mg की शीशी में इंजेक्शन के तौर पर मिलेगी। DCGI की मंजूरी के बाद रेमडेसिविर को बालिगों और बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फेविपिराविर और रेमडेसिविर के अलावा भारतीय फार्मा कंपनियों ने डेक्सोमेथासोन को भी हरी झंडी दी है। डेक्सोमेथासोन करीब 60 साल पुराना स्टेरॉइड है जो फेफड़े और सांस संबंधित बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। भारत में जायडस कैडिला और वॉकहार्ट फार्मा जैसी कंपनियां इस दवा को बनाती हैं। भारत में पहले से ही कुछ गंभीर कोरोना मरीजों पर स्टेरॉइड के हल्के वर्जन का इस्तेमाल किया जा चुका है। महाराष्ट्र के अस्पतालों में पहले से ही इस दवा का इस्तेमाल मरीजों पर किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक डेक्सामेथासोन ही इकलौती ऐसा ड्रग है जो कोरोना मरीजों में मौत का खतरा 1/3 तक कम करता है। डेक्सामेथासोन ओरल दवा और इंजेक्शन दोनों तरह से मिलती है। खास बात यह है कि डेक्सामेथासोन बेहद सस्ती है। हाल ही में डेक्सामेथासोन को गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा बताया गया था। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को भी उम्मीद है कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर और डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयां तुरंत का पत्ता साबित होंगी। हालांकि ट्रायल में सफल होने वाली ये दवाएं मरीजों पर कितनी कारगर साबित होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन दवाओं ने कोरोना के लाखों मरीजों को जिंदा रहने की एक उम्मीद की किरण तो जरूर दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिल्कुल, जैसा हमारी रिपोर्ट में बताया गया कि ये कोई जादुई वैक्सीन नहीं है कि ये कोरोना के खिलाफ दवाओं के रूप में हमारे सामने हो, लेकिन हाँ, कोरोना के इलाज में इन लोगों का बड़ा फायदा नजर आया है और इसके प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, प्रूवन ट्रायल्स हैं, जिसके बेसिस पे दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां और साथ ही साथ जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने इनको हरी झंडी दी है। ये 3 दवाई हैं, फेविपिराविर, इसके अलावा रेमडेसिविर है और इसके अलावा डेक्सामेथासोन है। और डेक्सामेथासोन के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये मोर्टेलिटी रेट कम करने वाली दवाई है, क्योंकि बीते दिनों जो रिकवरी ट्रायल्स हुए थे ब्रिटेन में उसमें कहा गया था कि ये 1/3 मोर्टेलिटी को कम कर सकता है। तो कुल मिला के अभी हमारे सामने 3-4 दवाइयां हैं, फटाफट से इनके बारे में ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्या बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है, या फिर अभी कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो बाकी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजीव गुलाटी साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं और MD हैं एली लिनी एंड कंपनी के। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और इसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स। आपने देखा होगा हमारे तमाम शोज़ में बहुत ही आसान भाषा में जनता के और हमारे व्यूअर्स के बातों का जवाब देने की कोशिश डॉक्टर मिश्रा करते रहे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका एक बार फिर से। आज मैं शुरुआत डॉक्टर मिश्रा के अलग थोड़ा सा मैं राजीव जी से करना चाहूंगा। राजीव जी, ये जो फेविपिराविर को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर, डेक्सामेथासोन को लेकर एक नई तरह की एनर्जी लोगों में है, उस पर आप क्या कहेंगे? कितना कारगर हैं ये दवाएं? देखिए, रेमडेसिविर गिलियड ने, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग थी। इबोला वायरस के अगेंस्ट उन्होंने इसको डेवलप कर रहे थे। और जो फेविपिराविर है वो जापान में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। टोयोमा फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑलरेडी जापान में बेच रही है रेजिस्टेंट इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। सो एक इबोला वायरस के लिए है और एक उसके लिए रेजिस्टेंट इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, लेकिन हैं दोनों एंटीवायरल और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों जो mRNA पॉलीमरेज साइट है, दे आर बोथ कॉल्ड पॉलीमरेज इनहिबिटर। पॉलीमरेज एक एंजाइम है। जब भी वायरस जो है वो देखिए अपने से बढ़ नहीं सकता है, रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए ह्यूमन सेल के अंदर जाना पड़ता है। जब वो ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। तो ये दोनों दवाइयां जो हैं वो पॉलीमरेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं और वायरस को रेप्लिकेट करने में बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये तो रही इन दोनों की समानता। लेकिन इन दोनों में अगर हम फर्क देखें तो जो फेविपिराविर है वो गोली है, ओरल है, और वो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है, जिसको घर पे भी लिया जा सकता है। और वो सिविरिटी जब कम हो तो उसका प्रयोग हो सकता है। और जहां तक रेमडेसिविर का सवाल है, वो इंजेक्शन है और मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए है। तो ये दोनों दवाएं जो हैं ये अपनी अपनी जगह जो भी ट्रायल्स हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फेविपिराविर जापान में तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, लेकिन कोरोना वायरस में इसकी ट्रायल रशिया में हुई और सऊदी अरेबिया में हुई, और ग्लेनमार्क ने इसकी ट्रायल इंडिया में भी की जो अभी चल रही है। लेकिन इंटरिम डाटा जो इन्होंने सबमिट किया ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को, उसमें पाया गया कि ये इफेक्टिव है और 80% पेशेंट्स में ये कारगर साबित होती है। ये वायरस का लोड जो है वो बिल्कुल जीरो कर देती है, वायरस खत्म हो जाता है, जो फीवर है वो चला जाता है, जो ब्रीदिंग सिम्टम्स है वो इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये ट्रायल्स में कारगर साबित हुई है। तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में मेरे हिसाब से इसका फायदा होना चाहिए। और जो रेमडेसिविर है, जैसे मैंने बोला कि वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में, और उसकी ट्रायल जो है गिलियड ने खुद US से यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज में की है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और वहां भी वो कारगर साबित हुई है। तो मेरे हिसाब से एक नया एक तरह से वेपन कह लीजिए और एक नई चीज जो है वो डॉक्टरों को मिली है, जो पेशेंट का देखते हुए कि पेशेंट का क्या सिचुएशन है, सिवियरिटी कितनी है, उस हिसाब से इन दोनों दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। और जो क्लिनिकल जो इंटरिम डेटा है दोनों दवाइयों में, उससे लगता है कि इसमें काफी फायदा होना चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि फेविपिराविर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा तो आजकल उसी पे हो रही है। उसके बाद में हम दूसरी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। कितना असर
आपको लगता है कि ये करेगी कोरोना के पेशेंट्स में? देखिए, जो जैसे राजीव जी ने कहा, बिल्कुल बहुत अक्षरशः मैं उससे सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है। और जो डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो इसकी इजाज़त दी है, वो एक फ़ेज़ 3 ट्रायल अभी चल रहा है और उसके लिए इजाज़त मिली है इसको। और चूँकि जैसे राजीव जी कह रहे थे कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी गई है, जितने भी अभी तक ये जितने पेशेंट्स को दी गई है अंडर ट्रायल, तो ये उम्मीद करते हैं, जो इसमें ख़ास बात आई है सामने कि जो वायरल लोड है शरीर में, वो 4 दिन में काफ़ी घट जाता है ये फेविपिरावीर से। और ये ओरल दवाई है, जैसे राजीव जी ने कहा, ये घर पे भी ली जा सकती है। हालाँकि इसकी लोडिंग डोज़ होती है 1800 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर डे 1 और उसके बाद 800 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर अप टू डे 14। और हर एंटीवायरल ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो सिम्पटम्स हैं, वो भी काफ़ी रिलीव हो जाते हैं, जैसे ऑलरेडी बताया है राजीव जी ने। और इसमें जैसे वो बता रहे थे कि जो एक्स-रे में या सीटी में जो चेंजेज़ आते हैं लंग्स में, वो भी रिवर्स हो जाते हैं, ये देखा गया है ट्रायल्स में। दूसरी जो दवाई है कोविफोर, जो रेमडेसिविर, जिसके बारे में पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि इसका कंपैरिज़न हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से हो रहा था। तो ये जो फेविपिरावीर है, ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में रिकमेंडेड है, जिसमें ये वायरल लोड को कम कर सकती है। रेमडेसिविर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन पे हैं, और या फिर जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है। तो दोनों का रोल है और डिपेंडिंग ऑन इंडिकेशन ये दी जा सकती है। जो तीसरी दवाई आपने कहा डेक्सामेथासोन, तो दीपक जी, डेक्सामेथासोन तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऑलरेडी 3 महीने से यूज़ हो रही है आईसीयू के पेशेंट्स में। चाहे प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड है बेसिकली, और स्टेरॉइड जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जब भी साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जिसमें ये जो हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, जो ये टोसिलुज़ुमेब जो जहाँ काम करती है, तो वहाँ पे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेडिकेशंस, डेक्सामेथासोन alone cannot bring down mortality, but along with like remdesivir, along with tocilizumab या प्लाज्मा थेरेपी, तो ये कॉम्बिनेशन में काम करती है। और यही ट्रायल्स में देखा गया है, जिन लोगों में डेक्सामेथासोन भी ऐड किया गया, उनमें मोर्टेलिटी कम देखने में आई एज कम्पेयर टू जिनको डेक्सामेथासोन नहीं लगा। स्टेरॉइड एक बहुत कॉमन मेडिकेशन है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स में अक्रॉस द ग्लोब ये काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत अब दूसरे तरह से भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा, बुखार में दे दो, एकदम से बुखार कम हो जाता है स्टेरॉइड देने से। लेकिन ये लोगों को समझना मिश्रा होगा सर, कि स्टेरॉइड लेकिन मिश्रा सर, ये मैं संक्षेप में, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बिल्कुल संक्षेप में समझना चाहूंगा कि ठीक है, हमने डेक्सामेथासोन भी दे दिया, हमने रेमडेसिविर भी दे दिया, हमने सारी दवाइयां दे दी, उसका कॉम्बिनेशन भी बना दिए, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको सही समय पर देना जरूरी है, यानी कि हाइपोक्सिया पकड़ना आपको जरूरी है। अगर आपका हाइपोक्सिया कंट्रोल में है, तब ये दवाई काम करेंगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है कि जो भी दवाई देनी है, चाहे इम्यूनोमॉड्यूलेशन टोसिलुज़ुमेब से हो, या रेमडेसिविर से हो, या डेक्सामेथासोन हो, जब बिफोर पेशेंट स्लिप्स इनटू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, उससे पहले इसको देना है। और बहुत जल्दी साइटोकाइन जो रिस्पॉन्स है, जैसे ही वो बिल्डअप हो रहा है शरीर में, वैसे ही अगर आप दे देंगे तो इन सारी दवाइयों को फायदा हो सकता है। अगर डिले हो जाती है 24 टू 48 आवर्स की भी, फिर ये दवाइयों का काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि बाय दैट टाइम पूरे जो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है वो हो जाता है, और दूसरे ऑर्गन सिस्टम उसमें इन्वॉल्व एक बार हो गए और फेल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जरा उसमें फिर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये बहुत आपने महत्वपूर्ण कहा। इसीलिए अंडर सुपरविजन इन हॉस्पिटल, जिनको ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पे हॉस्पिटल में रहेंगे, और अगर ऑक्सीजन पे इम्प्रूव नहीं कर रहे, जैसे आपने देखा मिस्टर सत्येंद्र जैन, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, वो उनका इलाज हो रहा था, लेकिन लगा कि वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से उनको शिफ्ट किया मैक्स में, और फिर ये इसमें इनको प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई, और साथ में मेरे ख्याल से ये इनमें से भी कुछ दवाइयाँ उनको दी गई होंगी, मुझे मालूम नहीं है।
बट आई होप कि इनको इनमें से भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज हुए होंगे। तो ये उसी तरह से इसको पकड़ने वाली बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। फटाफट से मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से हम ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा सर, ये फैविपिराविर का इस्तेमाल किन हालातों में एक पेशेंट पर किया जाना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, कोई भी पेशेंट जिसको सिम्टम्स हैं, गले में खराश है, बुखार है और थोड़ी सी उनको खांसी है या नहीं है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट है थोड़े से माइल्ड रूप से, और उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो ये उन पेशेंट्स में इसका इंडिकेशन है। और ये दोनों दवाइयाँ, चाहे वो फेविपिराविर हो और चाहे रेमडेसिविर हो, कोविफोर, दोनों दवाइयाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ली जा सकती। दोनों में डॉक्टर की एडवाइस, सलाह बहुत आवश्यक है। जैसे राजीव जी ने कहा कि फेविपिराविर ओरल है, तो पेशेंट्स को जैसे घर पे आपने उसको क्वारंटाइन किया है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, पेशेंट्स को सिम्टम्स है, हाई फीवर है, गले में खराश है, खांसी हो रही है, थोड़ी सी अगर सांस में तकलीफ है बट ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो घर पे रह सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं तो उनको किसी हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा, और इन पेशेंट्स में ये दवाई दी जानी चाहिए जो ऐसा बताया है माइल्ड टू मॉडरेट। तो माइल्ड केस तो वो हो गए जिनको खाली बुखार है, गले में खराश है। मैं सर आऊंगा, मैं राजीव जी के पास चलना चाहूंगा फिलहाल। राजीव जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। डेक्सामेथासोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये मोर्टेलिटी 1/3 कम कर देगी, क्योंकि जो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में जो रिकवरी ट्रायल्स चल रहे हैं मार्च में से, उनमें ये ट्रायल्स में पता चला है कि भाई डेक्सामेथासोन जो है वो आपका मोर्टेलिटी कम करेगी। रेमडेसिविर के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी कोई पूर्ण और पर्याप्त दवाई नहीं है, ये भी आपके स्टेज इन हॉस्पिटल्स को कम कर देगी। ऐसे ही आप फैविपिराविर के बारे में बताइए कि क्या जो ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये एकदम संपूर्ण दवाई है कोरोना की, क्या ये ऐसा है या ये सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने में मदद कर रही है? देखिए, कोई भी दवा रामबाण नहीं है, तो 100% पेशेंट दवा लेने से ठीक हो जाए ऐसा किसी भी दवाई में नहीं होता है। अगर हम फेविपिराविर का भी देखें, और आपने और डॉक्टर मिश्रा दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सही समय पे ये दवाई लेनी चाहिए। अगर आप सही समय पे ले भी लेते हैं तब भी 80% पेशेंट जो हैं जो इससे क्योर हो जाएंगे, 100% तो कभी नहीं होता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक दो चीजें और जो आपने पहले पॉइंट रेज किया था ब्रेक के से पहले, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, दोनों दवाइयों में एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की गई हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है, दोनों दवाओं में पेशेंट कंसेंट जो है वो मैंडेटरी किया गया है। रिटेलर या होलसेलर दवाइयों को स्टॉक कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन डॉक्टर दवाई जब देगा उस समय पेशेंट से वो सिग्नेचर करवाएगा कि हाँ, मैं समझ रहा हूं, ये नई दवाई है, इंटरिम डेटा है और मैं दवा लेने के लिए तैयार हूं। तो वो कंसेंट जो है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, दवा के डब्बे में भी है, डॉक्टरों को भी पैड्स पे लिख के दे दिया गया है कि जैसे ही कंसल्टेशन हो पेशेंट के साथ, डॉक्टर उसको समझा के कंसेंट ले सकता है। तो इसलिए खुद से खा लेना या ओटीसी अपने आप ले लेना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और मेरे हिसाब से ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि सेल्फ मेडिकेशन को एक तरह से बिल्कुल इन दवाइयों पे रोक दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता था जो आपने रेस किया था ब्रेक से पहले। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन दोनों दवाइयों के बारे में है, शायद आपको ना मालूम हो। 24 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ और 25 मार्च को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक नया रूल निकाला, एक नई प्रोविजन निकाली, इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ मेडिसिन्स। ये दोनों दवाइयां फेविपिराविर और रेमडेसिविर इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ मेडिसिन्स के तहत में अप्रूव की गई हैं। इसमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी अप्रूवल और मेडिकल इमरजेंसी 2 अलग अलग चीजें हैं। आज हमारे देश में कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास हक बनता है कि वो एक्सपेडाइटेड अप्रूवल, एक जल्दी अप्रूवल दवाइयों को दे दे
क्योंकि देश को उसकी जरूरत है, उसने दोनों दवाइयों का अप्रूवल दिया। ये एक इमरजेंसी अप्रूवल है, लेकिन ये दवाइयां सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में यूज होगी। स्पेशली फेविपिराविर तो डॉक्टर एमसी मिश्रा ने भी समझाया कि गले में खराश है, फीवर है, घर पे भी ली जा सकती है। तो एक मैं ये डिफरेंस बताना चाहता था और डीसीजीआई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। तीसरी चीज जो इन दवाइयों में हुई है कि देखिए, कोविड हम मार्च से जानते हैं और अब जून चल रहा है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो डाटा भी जो है इन दवाइयों का, जो स्टेबिलिटी डाटा है, वो भी सिर्फ 3 महीने का अवेलेबल है। तो एक अनोखी चीज और की है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, उन्होंने इन दोनों दवाइयों में सिर्फ 3 महीने का स्टेबिलिटी डाटा दिया है कि भाई 3 महीने का डाटा अवेलेबल है तो 3 महीने की ही शेल्फ लाइफ है। तो इन दवाइयों को सिर्फ 3 महीने में ही कंज्यूम करना जरूरी है। सो मेडिकल सुपरविजन, पेशेंट कॉन्सेंट, इमरजेंसी अप्रूवल और 3 मंथ्स शेल्फ लाइफ, ये यूनिक चीजें हैं इन दोनों दवाइयों के बारे में, जो देश की मुझे लगता है कि आपने जो है ना पूरे शो को एक नटशेल में समझा दिया है इस पूरी दवाई के बारे में। और मुझे लगता है कि ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लिया होगा कि एग्जैक्टली ये दवाइयां कब काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, और उनके अगर आप सेल्फ डॉक्टरी की तरफ चल पड़े तो फिर क्या होगा। मैं लास्ट में थोड़ा सा एक क्लोजिंग रिमार्क जरूर लूंगा डॉक्टर एमसी मिश्रा का सर, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मानते नहीं है। अब लोग हैं और बीमारी है, पैनिक है, तो बहुत सारे लोग ना एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। इनके नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे आपने डेक्सामेथासोन के बारे में बताया कि स्टेरॉइड है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे ही फेविपिराविर का नाम बड़ा चल रहा है, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें हर एंटीवायरल ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं और उसमें हार्ट पे भी असर होता है, बाकी सिस्टम पे भी असर होता है, इसके रिएक्शन भी हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि जैसे राजीव जी कह रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशनल दवाइयाँ हैं दोनों। ये लोग न समझें कि ये प्रूव हो गई है कि ये काम करती है, और डीसीजीआई ने राइडर दिया है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात है कि किसी भी रोगी को बिना उसकी कंसेंट को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे ली जाएगी, चाहे फेविपिराविर दी जाए या रेमडेसिविर दी जाए। ये दोनों दवाइयों में इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आवश्यकता होगी, और इसीलिए इस पे जोर दिया जा रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये मिलेगी ही नहीं और दी भी नहीं जा सकती। इसमें कोई एम्बिग्यूटी होनी नहीं चाहिए किसी को। तो इसके साइड इफेक्ट एंटीवायरल ड्रग्स के जो कॉमन होते हैं, किसी में भी नोजिया, वॉमिटिंग, फिर ये चूंकि कोई भी एंटीवायरल ड्रग है उसका इम्यूनोसप्रेशन भी होता है, दूसरे इन्फेक्शंस का भी रिस्क रहता है। इसीलिए सुपरविजन की बात होती है इसमें हमेशा, कि जैसे सारी दवाइयां हमने HIV के ट्रीटमेंट में भी देखी हैं जो दी जाती हैं, तो आमतौर से सेफ होती हैं, इसीलिए इस फेज 3 ट्रायल तक ये पहुंची हैं। काफ़ी ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात होती है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो एकदम से रिपोर्ट होगा, और इसीलिए जो 3 महीने की एक्सपायरी डेट रखी गई है वो भी इसीलिए है कि इसका डेटा रेगुलरली जो लोग भी यूज करेंगे वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी एडवर्स इवेंट्स होंगे वो एथिक्स कमेटी जो भी हॉस्पिटल की है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और डीसीजीआई को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इसको अगर ये देखा गया कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, किसी में साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो इसको डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है बीच में ही। तो ये भी दवाइयों के बारे में यानी कि अभी एक तरह से इसे ये ब्रेक थ्रू जरूर है, फेविपिराविर के बारे में एक ब्रेक थ्रू जरूर है, एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से ये कोरोना के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ा हथियार है या दवाई है कोरोना की, ऐसा भी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना अभी जरूरी है। स्टडीज चल रही हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, नतीजे बेहतर आएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने से दवाई नहीं लेनी है। जैसा राजीव जी ने बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत आसान शब्दों में बताया, और मिश्रा सर ने भी बताया कि आपको बिल्कुल सोच समझ के इन दवाइयों को प्रयोग करना है, और डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल में कीजिए, लेकिन अपने से डॉक्टरी अगर आप करने लगेंगे तो आपके लिए घातक भी हो सकता है। और सिर्फ फेविपिराविर के बारे में नहीं है, डेक्सामेथासोन हो या रेमडेसिविर हो या कोई भी दवाई हो, ये सारी बातों पे उन पे लागू होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा सर, राजीव जी, हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।